हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। और भाई साहब, इस सटीक सीरीज में जब हम 10th का शुरू करिए, जब पहला चैप्टर आ गया तो उसके बाद 9th वालों की डिमांड आ गई, सर मतलब ये तो गलत है, 10th के लिए ला रहे हो 9th के लिए नहीं। तो मैंने ऑलरेडी बोला था 9th के लिए भी आ रहा है, डोंट वरी। तो ये पहला चैप्टर आ गया है आपके सामने जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो भाई सबसे पहले अपन ये देखेगा कि भाई सटीक सीरीज में अपन करने के वाले, तो सटीक सीरीज इज ऑल अबाउट पूरा तुम्हारा जो एनसीईआरटी है ना, उसको सही तरीके से कंप्रेस करके, जहां पे डिटेल चाहिए वहां पे डिटेल करके, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके नॉलेज के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और यहां पर सबसे पहली बात जो आपको जानने को मिलेगी इस चैप्टर में, क्या क्या सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जैसे आपको देखो ये दिख रहा होगा कि ये पता नहीं कि पत्थर जैसी चीज है या बर्फ जैसी कोई चीज है और इसमें से एकदम से धुआं निकल रहा है। सर बर्फ से धुआं निकल, ठीक है, पर मतलब यहां पर कहीं भी तुमको ऐसा लिक्विड जैसी चीज नहीं दिखेगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ड्राई आइस। ठीक है ना, तो ड्राई आइस जो होता है उसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? ठीक है, तो इसमें मतलब सिंस इट इज कॉल्ड ड्राई आइस, तो भाई उसमें कोई वेट जैसी चीज ही नहीं है, मतलब इसका लिक्विड स्टेट होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सॉलिड और सिर्फ गैस। तो इसके बारे में हम समझेंगे, ऐसे जो भी सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं भाई? यस, ये जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं जो एलपीजी नामक चीज, ये एलपीजी वैसे तो होता गैस की फॉर्म में है, पर इसके अंदर वो लिक्विड है, इसलिए नाम है इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, या एक और होता सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऐसा क्या होता है कि वो इसमें बॉटलिंग करने के टाइम पे वो लिक्विड बन जाता है, वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन। और एक और कंसेप्ट, वैसे तो और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, पर एक और जबरदस्त चीज हम क्या देखेंगे कि भाई ऐसी जगहों पर जहां पर एक्सट्रीम ठंड होती है ना, वहां पर जब माइनस में टेम्परेचर होता है तो ये एक्वाटिक एनिमल्स आराम से खाई से रह जाते हैं। क्या ये माइनस में नहीं हो जाते? और माइनस में क्या ये जिंदा रह सकते हैं? तो ये चीज हम यहां पर समझेंगे। सो आइए, हाँ ओके, एक और बात, अगर ये जो अपन पढ़ाएंगे, जो भी यहां पर स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी एज ए नोट्स, जब मैं लिखूंगा पूरा, ठीक है, तो ये पूरा एज ए नोट्स की फॉर्म में तुमको मिल जाएगा एड्यूहैप की ऐप पर, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। ठीक है, आओ शुरू करते हैं आज की कहानी। और मैं देखो, मेरा जो चैप्टर का सीक्वेंस होगा ना, इट विल नॉट बी एग्जैक्टली मैचिंग, मतलब सीक्वेंस की बात करो। ठीक है, हो सकता है कि ये चीज आपको आगे दी है, हो सकता नहीं दी है, पर मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का ना, मुझे लगता है कि वहां पर कहीं कहीं गैप हो जाता है इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, व्हाट आई फील, और इसके लिए मैं थोड़ा सा उसके ऑर्डर को बदल देता हूं, बट सेम है। ठीक है, सो आओ देखते हैं, जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा उसको बताइए कहां पर लाई करता है। ठीक है, सो आओ देखते हैं व्हाट इज टेम्परेचर स्केल। अच्छा, टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, राइट, सबको पता है। और ये जो थर्मोमीटर है ना, ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक लैब में यूज होता है, इतना बड़ा थर्मोमीटर लैब में यूज होता है वो, ठीक है ना, केमिकल्स के टेम्परेचर को नापने के लिए, जो कि जनरली केल्विन में उसका मेजरमेंट, उसका जो यूनिट होता है ना, वो केल्विन होता है। 373 केल्विन, 1500 केल्विन, व्हाटएवर, केल्विन में उसका मेजरमेंट होता है लैब थर्मोमीटर का, उसका यूनिट केल्विन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात कर रहे हैं हम डिग्री सेल्सियस। तो पता ही है क्या है टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस। क्या है टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस हमारे आसपास। लेकिन जब हम अपना बॉडी टेम्परेचर नाप रहे होते हैं, यस वी कॉल इट एज 37 डिग्री सेल्सियस, पर जिस थर्मोमीटर से हम नापते हैं नॉर्मली, है ना, जब डॉक्टर यूज करते हैं, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, क्या वो डिग्री सेल्सियस में होता है? क्या वो केल्विन में होता है? नहीं, वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। मैंने ऐसे भाई बुखार कितना था? 104 डिग्री। 104 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तो जैसा पानी बॉईल करता है वैसे हमारा खून, हम इनफैक्ट कोई लॉजिक नहीं बनेगा, समझ लो। 104 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा, वो जो बुखार होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो दैट इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो एक हो गया लैब थर्मोमीटर, एक हो गया क्लिनिकल थर्मोमीटर,
और 1 डिग्री हो गई किसके लिए, वो नॉर्मल थर्मामीटर जो अपना आसपास में अपनी यूज कर, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सो अब यहां पर वही टेम्परेचर और वही कन्वर्जन सीखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, तो वही कन्वर्जन हम यहां पर सीखने वाले हैं। और देखो जैसे जब मैं कहता हूं 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस, सो व्हाट डज दैट मीन इन डिग्री, इन डिग्री ना इधर है, इसको डिग्री नहीं है, ये डिग्री होल्डर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू, या कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो 273.15 होता है, बट 273 तुम लोगों चलेगा। और यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट में इट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बताना है, ये बताने का है। सो आगे अपन देखें कैसा क्या आ रहा है। और जब मैं बोलता हूं 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब सीखेंगे अपन आगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि वहां पे 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होता है। सो 100 डिग्री सेल्सियस वी ऑल नो, ठीक है। अच्छा उसमें कुछ मिलावट मिली होगी तो अलग बात है। इसके बाद 373 केल्विन, और डिग्री फ़ारेनहाइट में वो 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कैलकुलेशन आता कैसे है और ये वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है, मेनली हमको वो सीखना है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। एक रिलेशन तो हमारे सामने एकदम साफ है कि जब भी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो बस उस वैल्यू के अंदर क्या ऐड कर देना है, 273 ऐड कर देना है, उसके अंदर 273 को ऐड कर देना है, राइट। तो यानी कि अगर मैं कहूं क्या कहूं कि सपोज आई हैव, देखो 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने क्या किया, 273 ऐड कर दिया, आई गॉट इट एज 273 केल्विन। व्हेन आई हैड 100 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने क्या किया, 273 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 373 केल्विन। व्हेन आई हैव 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 में 273 ऐड कर दिया, मेरे को आया 283 केल्विन। तो बेसिकली बड़ा आसान है, हर जगह मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, डिग्री सेल्सियस में जैसे ही 273 ऐड कर दिया तो वो आ गया केल्विन में। तुम बोलोगे सर ये तो ठीक है, पर अगर एग्जाम में वैल्यू अगर केल्विन में दी है तो डिग्री सेल्सियस में, अरे यार मतलब क्या बात कर रहे हो यार, अगर केल्विन में दिया है तो यार तुम क्या करो, इसको इधर ले लो। सो डिग्री सेल्सियस आना कौन सी बड़ी बात है, केल्विन वाली वैल्यू में ये प्लस 273 यहां गया तो माइनस 273 हो गया। तो वेनेवर यू आर गिवन इन केल्विन और बोला डिग्री सेल्सियस में करने के लिए, तो बस उसमें से 273 घटा दिया, तुम्हारा आंसर वहीं पे वटा दिया, मतलब आ गया, ठीक है ना। तो भाई ऐसा मतलब भयंकर सवाल नहीं पूछने का। इसके बाद अब तो ये हो गया कि हाँ भाई डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिश्तेदारी समझ में आ गया। अब मेरे को डिग्री सेल्सियस का और डिग्री फ़ारेनहाइट का रिश्तेदारी समझना है, तो देख लो। और बाप रे क्या है ये रिलेशन सर, ये थोड़ा याद कर लिया करो कभी कभी, ठीक है। देखो मैं एक चीज से रिलेट करता हूँ, व्हेनेवर वी डू डेरिवेशंस, है ना, फॉर्मूला डिराइव करना आएगा आगे तुमको, 9 में मोशन चैप्टर में है, 10th में कुछ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, उसके बाद तो फिजिक्स में फॉर्मूला डिराइव करना होता ही है अक्सर। तो ना बहुत बच्चे पूछते हैं फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है सर, हाउ टू डिराइव फॉर्मूलाज, डेरिवेशन कैसे करें, क्या वो याद करना होता है कि वो खाली समझना होता है। मैं बोलता हूं दोनों करना होता है। तुम सिर्फ उसको सिर्फ एक चीज से कंपेयर कर सकते हो, नेविगेशन। जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूं और कोई नई जगह जा रहा होता हूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं गया हूं वहां पे, कई दिन बाद गया हूं, या ऐसे फिर हुआ है कि सिर्फ 2-3 बार गया हूं, बहुत दूर है, तो आई डोंट, मतलब सीधा रास्ता रहेगा तो समझ में आएगा, ये गली राइट लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट। अगर गूगल मैप ना हो, कई बार गूगल मैप भी यहाँ भटका देता है, तो अगर गूगल मैप ना हो या तुम नहीं यूज करना चाहते तो तुम अपने याददाश्त को यूज करोगे, हाँ भाई यहाँ से ऐसे था, वहां से ऐसे था, थोड़ा समझोगे ऐसे। तो कई बार ऐसे होता है कि तुमको बहुत मतलब ऐसे स्ट्रेट रास्ता है वो पता है, तो वहां पे एफर्ट नहीं मारना,
फिर जहां पे टर्न आएगा वहां सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली डेरिवेशन भी वैसे ही होता है कि कुछ चीज तो स्टेप बाय स्टेप मैथ हो रहा है उसमें, फिर एक स्टेप आएगा जहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एज, तो उसकी क्या वैल्यू पुट करनी है वो तुमको याद रखना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट कि वो टर्न पे क्या अप्लाई करना है, लेफ्ट लेना है राइट लेना है, वो तुमको यहां वहां डेरिवेशन में है ना वो उतना याद रखना पड़ता है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थोड़ा सा याद रखना एंड फिर चीजों को समझना। तो ये कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने समझदारी सीख ली तो आप डेरिवेशन कर लो, ऐसा नहीं, कुछ तो याद रखना पड़ेगा। सो हियर ऑल्सो जैसे ये है, खैर इसका डेरिवेशन हमको नहीं करना पर देख लो। सो डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर भाई अपने को वैल्यू चाहिए और डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आपको करना बस ये है, उस डिग्री सेल्सियस की मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में 9/5 लिख दो और वो अप्लाई करने के बाद 32 ऐड कर दो। सो इट इज बेसिकली प्रोनाउंस्ड एज डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग इट सिंपल, कि हम बोलते हैं सर 104 डिग्री बुखार, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ये जो फीवर वाला स्टेट होता है, अगर मेरे को जानना है कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, बिकॉज आई नो डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 होता है डिग्री सेल्सियस। और मेरे को ये भी पता है कि भाई बुखार होता है, तो मेरे को डिग्री सेल्सियस में नहीं पता, तब मेरे को फ़ारेनहाइट में पता है 104 हैवी बुखार, तो उसको मैं चाहता हूं कि आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस, और वो 37 डिग्री है या 38 है, 39, 40, 41 क्या है वो वैल्यू, वो हमको समझना है। लेट्स सी, आई होप कई लोगों ने कर ही लिया होगा ये 9/5। अगर तुमने कर लिया ना, कमेंट करके पॉज करके कमेंट करो यहां, ठीक है। 9/5 डिग्री सेल्सियस, ओहो हो सर डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है अपने को, और कोई बात नहीं यार, फॉर्मूला बना लेंगे हम, कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मूला बना लेंगे। तो आओ यहां पर हम दूसरा वाला रिलेशन निकाल लेते हैं, ये +32 -32 हो जाएगा। सो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और ये पूरे वैल्यू इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, बराबर। अब ये इंटू फैक्टर यहां आएगा तो डिवाइड हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा। सो इट विल बी डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और इस फैक्टर को हमको यहां 9/5 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 5/9 एंड दिस इज डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये आ गया तुम्हारा उल्टा, मतलब व्हेनेवर यू आर गिवन इन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में निकालना तो ये होगा, वही इक्वेशन है भाई, दिमाग ज्यादा टेंशन ना लिया करो। अब देखो, सो आई वांट टू नो भाई 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो 104 -32 और ये जो भी आएगा इसको मैं 5/9 कर दूंगा, I'll get the answer, right? 104 -32 102 और 3 72 हो गया ये, ठीक है 72 और फिर इधर क्या है इंटू 5/9 कितना होता है 9 8 जा 72 और ये 8 5 जा 40। तो आ गया ना अपने को किसमें कितना है अभी डिग्री सेल्सियस। सो अब ये बात समझ लो कि जो बुखार फीवर कंडीशन तुम कहते हो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इन योर डिग्री फ़ारेनहाइट वाला स्केल, डिग्री सेल्सियस में कितना है वो 40। ओके, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ सर कि जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी, जो हम एकदम कोई फीवर नहीं एकदम परफेक्ट है, उस टाइम पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब हम बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो ये 39 से 40 से है ना उसी के आसपास चलता है, मतलब 3-4 डिग्री सेल्सियस का फर्क भी हम है ना हम बीमार महसूस करते हैं। अच्छा ये बताओ, अब ये तुम कमेंट करके बताना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपना 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। अब इसको कन्वर्ट करके दिखाओ डिग्री फ़ारेनहाइट में, मतलब तुम्हारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में या जो तुम थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हो उसमें क्या वैल्यू आएगी। 37 डिग्री सेल्सियस ठीक, तो उसमें क्या आएगी वो तुम कमेंट करके बताना, अप्रॉक्सीमेट भी चलेगा। ओके, फटाफट ट्राई करो एंड ऐसे नहीं बाद में बताओगे, अभी बताना, ठीक है। चलो ये हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। नाउ वी हैव व्हाट,
व्हाट नॉट। देखो यहां पर डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, स्पेलिंग देख लो भाई। अब वी हैव रिलेशन ऑल्सो, ठीक है, हमारे पास उसका रिश्तेदारी भी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू दे देंगे यार, मतलब ठीक है, कन्वर्ट करो। कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, जैसे मैंने बताया कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो कर लिया ना अपन ने। डिग्री सेल्सियस में करना है तुमको, तो पहला हो गया सपोज 100 एंड सपोज 32 132 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा है 500 केल्विन, ठीक है। और मान लो तुमको दिया है कन्वर्ट इनटू अब देखो पहला है, सो बेसिकली 200 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसको तुमको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बताना है और इसको तुमको इसको तुमको केल्विन में भी बताना है, ठीक है। ऑलराइट, एक और चीज कर सकते हो, मैं अगर मेरे पास है सपोज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो मेरे को अगर केल्विन में करना है तो डोंट यूज दैट बीच का क्या सेंटीग्रेड वाला चीज यूज मत करो। मेरे को अगर ऐसे करना है तो कैन यू ऑब्टेन अ फॉर्मूला एंड गेट दिस डन। एंड व्हाट इज दैट, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, एक और अलग क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट वैल्यू, मान लो एक सीधे बता रहा हूं, अगर मान लो कि एक ऐसा नंबर भी है जिसमें डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में सेम वैल्यू होती है या सेम मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इफ मान लो कि सपोज द वैल्यू इज 40, तो आई वांट टू आस्क कि भाई वो क्या वैल्यू है टेम्परेचर का जब उसका नंबर चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में देखो या केल्विन में देखो सेम रहेगा। सो व्हाट इज दैट वैल्यू, ठीक है, बेसिकली यू नीड टू फाइंड एक्स, यानी इफ x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x केल्विन देन फाइंड x। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू चाहे तुम डिग्री फ़ारेनहाइट में देखो या केल्विन में देखो, नंबर सेम ही रहता है, जस्ट फाइंड द टेम्परेचर। सो बेसिकली यू हैव दिस क्वेश्चन 1, मेन क्वेश्चन 1, मेन क्वेश्चन 2, मेन क्वेश्चन 3 एंड मेन क्वेश्चन 4। ये वाला पक्का ट्राई करना, ठीक है। चलो अब ओके, सो नेक्स्ट इज मैटर। ओके, सो मैटर एग्जैक्टली क्या होता है बच्चा, मतलब एनीथिंग लाइक जैसे मैटर जो एक शॉर्टकट एक टर्म का मटेरियल, मटेरियल यानी कोई भी सब्सटेंस जो आपके आसपास में है, ठीक है, जैसे ये मार्कर, जैसे फैन, जैसे लाइट, जैसे कैमरा, जैसे मैं, जैसे आप, जैसे एयर, जैसे वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। एकदम सिंपल टर्म्स में कहूं, कोई भी चीज जो पार्टिकल से बनी है वो मैटर है। और जो चीज पार्टिकल से बनी होगी जाहिर सी बात है कि वो उसका मास होगा कोई ना कोई, भले वो हल्का हो सकता है, मास तो होगा। इट विल हैव वॉल्यूम, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, राइट। तो कोई भी चीज जो कि पार्टिकल से बना है, मतलब उसका एक सिंपल सा पहचान है यार, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट विल हैव मास एंड वॉल्यूम। सो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज स्पेस या वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैटर and they are of course made up of particles. They can either be seen, touched, tasted or felt. कोई भी चीज है उसको हम देख भी सकते हैं मैटर को, है ना। कब ऐसा हो सकता है कि जैसे हम कभी देख नहीं पाए, जैसे एयर को नहीं देख पा रहे हम ऐसे,
ठीक है, विद आवर नेकेड आई। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो पार्टिकल से नहीं बना, उसको हम फील कर सकते हैं, हवा लगती है हमको फील होता है, ठीक है। कहीं पर हम मैटर को टेस्ट भी कर सकते हैं, नॉट ऑल मैटर कैन बी टेस्टेड, ठीक है। हम टच भी कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया इन दैट, बट ये सबसे बड़ी पहचान है कि भाई वो पार्टिकल से बना है, एंड ऑफ कोर्स पार्टिकल से बना होगा तो मास भी होगा और वो उसके पास वॉल्यूम भी होगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की, है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी, यानी दैट इज वॉल्यूम। ओके, अब बात करते हैं भाई साहब की एग्जाम्पल्स लाइक चेयर, सॉइल, वाटर, एयर, मेटल, नाइट्रोजन, एनीथिंग, है ना, वो सब चीज क्या है, मैटर। बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, देखो अब यहाँ पर ना वो केमिकली कैसे बना है, वो एटम से बना है या मॉलिक्यूल से बना है, वो सब चीजें हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, फिलहाल इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, क्या वो एकदम सख्त है, क्या वो पानी की तरह बहता है, क्या वो हवा की तरह फ्लो करता है, तो उसके बेसिस पे हम यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये एकदम ट्रेडिशनल क्राइटेरिया है, कुछ नए स्टेट्स भी डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे आगे। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फिलहाल तो यही है, तुमने पहले भी सुना होगा इसके बारे में, तो आओ इसको समझते हैं। सो व्हेन आई से सॉलिड, तो सॉलिड क्या होता है भाई, सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इसे पहचान दिखा दूं कि भाई पार्टिकल्स कैसे होंगे सॉलिड के अंदर, हाईली कॉम्पैक्ट, एकदम घट्ट, जगह नहीं है, एकदम फुल्ली सैचुरेटेड, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए, है ना, इनको बिल्कुल ठंड नहीं लग पाएगी। सो दीज पार्टिकल्स आर सो क्लोज कि भाई इनके बीच में स्पेसेस तो लगभग ना के ही बराबर है, ठीक है। सो दीज आर सॉलिड्स, ये क्या है, ये जो इतने लड्डू बना रहा हूं ना मैं, ठीक है, ये शादी के लड्डू नहीं है, ये सॉलिड्स है, उसके अंदर ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर सो कॉम्पैक्ट। बट व्हेन आई से लिक्विड, जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो भैया लिक्विड में क्या होता है जी, क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक वेसल में लिक्विड लिया, तो वहां पर पार्टिकल कैसे दिखता है, और बताओ जी, तो यहां पर देखो पार्टिकल जो होता है वो कुछ इस प्रकार दिख रहा होता है, छोटे नहीं है, मतलब स्पेस देख लो पार्टिकल्स की, अच्छी स्पेस है। व्हेन आई से गैस, मान लो एक कंटेनर लिया हमने और उसमें हमने गैस लिया है, ठीक है, कोई भी से एयर ही ले लिया, तो उसमें पार्टिकल्स कैसे होंगे, एक इधर, एक इधर, एक यहां पर, एक यहाँ, मतलब दे आर सो मच सो रैंडम, मतलब कोई इनका हिसाब नहीं है, पार्टिकल्स आर सो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब इसी के हिसाब से हम बेसिकली इनको क्लासिफाई कर सकते हैं या इनको डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हेन आई से, एक मिनट, सो जब भी हम बोलते हैं सॉलिड, सो व्हाट आर सॉलिड्स, solids are those materials या type of matter which has definite shape यानी fixed shape and fixed volume। solid वाले केस में वो ऐसा मटेरियल है जिसका शेप भी फिक्स होता है, भाई तुम उसको तोड़ फोड़ करके शेप बदलो अलग बात है, पर नेचुरली उसका शेप फिक्स होता है और उसकी वॉल्यूम भी क्या रहती है, फिक्स रहती है। वॉल्यूम फिक्स होना मतलब क्या, मान लो इतनी बड़ी कोई चीज है, ठीक है, जैसे ये बॉटल है मान लो फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, तो ये बॉटल यहां पर भी इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इस रूम का, मैं कहीं नीचे रख दूंगा तब भी वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या इसका स्पेस ऑक्यूपाई करना चेंज हो रहा है क्या, उतना ही, जितना स्पेस वो ले रहा है, जितना उसका शेप उतना वो स्पेस ले रहा है, एग्जैक्टली। सो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, शेप भी फिक्स है ना इसका यार, बदल रहा है क्या ऐसे, नहीं, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स, अगर मान लो हम लिक्विड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अब इस बॉटल के अंदर जो पानी है वो कौन सी शेप में है, इस बॉटल की शेप में है। अगर इसको मैंने ग्लास में ढार दिया, ढार दिया मतलब डाल दिया, तो इसको अगर मैंने ग्लास में डाल दिया तो ये पानी का जो शेप है वो ग्लास की शेप में आ जाएगा, करेक्ट है। और इसको हमने किसी प्लेट में रख दिया तो प्लेट की शेप में आ जाएगा, तो क्या इसका शेप फिक्स है,
नहीं। क्या इसका वॉल्यूम फिक्स है? हाँ, बिकॉज अगर ये 1 लीटर पानी है तो ये किसी भी पतीले में डालो, किसी भी वेसल में डालो, ये क्या होगा? ये 1 लीटर ही रहेगा, राइट? अगर दूध वाला मान लो हमारे घर में दूध लाया, वो 1 लीटर है, ठीक है, तो हम उसको किसी वेसल में लेंगे, 1 लीटर रहेगा। ऐसा तो नहीं कि उसने 1 लीटर डाला और यहां पर हमको सिर्फ आधा लीटर मिला, बोल रहा नहीं आपका नसीब है, उतना ही मिलेगा, है ना? वो तो वॉल्यूम है भाई, है कि नहीं? तो इसका शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड की बात करें, नॉट दी बॉटल, बॉटल सॉलिड है, उसके अंदर का पानी क्या है? दैट इज अ लिक्विड। तो उसका शेप फिक्स नहीं है, पर उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। सॉलिड में क्या था? शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स था। और गैस में क्या होगा? दोनों ही फिक्स नहीं होगा, है ना? जैसे मान लो कि एक परफ्यूम की बोतल, छोटी सी परफ्यूम की बोतल नहीं है यहां पर वैसे, तो उसमें परफ्यूम के पार्टिकल्स है गैस की फॉर्म में, ठीक है, छोटी बोतल है मान लो, और उसमें मान लो 10-12 पार्टिकल्स है। अब जैसे ही मैंने उसकी वॉल्यूम देना क्या है? उसकी वॉल्यूम है जो बॉटल में है उस उतना ही स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसका शेप भी लगभग वो उसी को डिजाइन कर, मतलब उसका शेप भी मैं वही कहूंगा जो बॉटल का शेप है। जैसे ही उसको हम ओपन करेंगे तो वो सारे पार्टिकल्स कौन सी शेप में आ जाएंगे? इस कमरे की शेप में, मतलब यहां वहां फैल गया तो शेप तो कमरे का हो गया। शेप इज नॉट फिक्स्ड एंड नाइदर दी वॉल्यूम, है ना? क्योंकि अब वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, एक इधर एक उधर, एकदम आराम से कोने कोने। सो ये बात ध्यान रखना कि भाई when we have solids they have fixed shape, fixed volume. liquids का शेप फिक्स नहीं है पर वॉल्यूम फिक्स है। गैसेस का neither shape nor the volume is fixed, ठीक है? तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? solids have definite shape and definite volume. Definite shape and definite volume. All right. What about liquid? Liquid का क्या है? क्या बोला मैंने? The shape is not fixed, but the volume is fixed. तो मैं बोलूंगा indefinite shape. Liquids have indefinite shape, but definite volume. Liquids have indefinite shape but definite volume. आगे बात समझ में ये? अगला गैस, they neither have definite shape nor they have, so they have indefinite shape and indefinite volume. They have indefinite shape and indefinite वॉल्यूम। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है सर। इसके आगे अच्छा एक और बात, हाँ, अब जैसे चेयर, सॉइल, वाटर, एयर, मेटल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, व्हाटएवर, ये सब अपना मैटर में आता है। तो क्या नहीं आता? लाइट, साउंड, शैडो, पेन, हैप्पीनेस, ऐसी चीजें दे आर नॉट मैटर। लाइट, हालांकि बोला था लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स एंड, पर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जनरली समझो, है ना? एनर्जी, वाइब्रेशन में भी, और साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी मैटर। वैसे मैटर एनर्जी का कन्वर्जन भी फैक्टर है, आइंस्टाइन ने वो भी दे दिया है, पर अभी फिलहाल इन जनरल बात करें तो ये लाइट, साउंड, ये एनर्जी के फॉर्म से हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है? शैडो, छांव आ रही है, वो सब थोड़ी ना मैटर है। दुख सुख थोड़ी ना मैटर है, ठीक है? हालांकि ये बहुत मैटर करता है हमको, पर दे आर नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? इनको टच वच नहीं किया जाता। दुख, है ना? आई टच्ड, आई फेल्ट, ठीक है? उसको फील कर सकते हो, पर ये वो वाला फील नहीं, वो हवा वाला फील नहीं। दे आर नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल, सिंपल क्राइटेरिया, ठीक है? और बात, तो यहां पर कुछ इस प्रकार के अपने सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि दो कॉन्सेप्ट यहां पर ऐड कर लेते हैं। एक है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, राइट। तो जब हम बात करते हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कितना है, राइट। पार्टिकल्स के बीच में, बेसिकली तुम मॉलिक्यूल फिलहाल मत समझो, पार्टिकल समझो कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर मतलब इंटरनेशनल, दो नेशन के बीच में, इंटर स्कूल, दो स्कूल के बीच में। वैसे इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकुलर इज बिटवीन दी पार्टिकल्स और दी मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर, पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिलहाल तो ये समझो, अगले चैप्टर में डिटेल देखेंगे। सो अब उसी के बीच में स्पेस या उसके आपस में फोर्स की बात हो रही है। याद रखना, पार्टिकल्स के पास टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट ईच अदर, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, सबसे ज्यादा प्यार पार्टिकल्स में कहां दिख रहा है, जहां वो चिपके हुए हैं सॉलिड्स में। द फोर्स इज मैक्सिमम, यू कैन सी। सबसे दूर कहां पे है, वो गैस में। बिल्कुल प्यार नहीं है, बिल्कुल अफेक्शन नहीं है, बिल्कुल वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। सो आई सिंपली से दैट, सो इसका डेफिनेशन तुम नो डाउट लिख सकते हो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल is called intermolecular force of attraction, and the spaces between the particles of material is called intermolecular spaces. ठीक है, फिलहाल मैं यहां पर, तुम ये नोट कर सकते हो, फिलहाल मैं यहां पर सिर्फ ये लिखने जा रहा हूं कि यहां पर हम देख सकते हैं फोर्स कितना जबरदस्त है। इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम, राइट। इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ गैस इज मिनिमम, right, and intermolecular force of attraction in case of liquid is moderate. समझे, यहां पर मैक्सिमम, यहां मिनिमम और यहां पर मॉडरेट। ऑल राइट, यस सर। अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की। सो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो सबसे ज्यादा कहां है, वो सबसे ज्यादा है गैस में। सबसे कम कहां दिख रहा है, जहां फोर्स ज्यादा होगा वहां, ये उल्टा है एकदम, फोर्स ज्यादा मतलब स्पेस कम, फोर्स कम मतलब स्पेस ज्यादा। सो सॉलिड्स में स्पेसेस पार्टिकल्स के बीच में लगभग ना के बराबर है, तो आई विल से मिनिमम और नेग्लिजिबल बोल सकते हो। स्पेस सबसे ज्यादा किसमें है, गैस में, यहां पर क्या है, मैक्सिमम। और लिक्विड में क्या है, लिक्विड में है मॉडरेट। अच्छा एक बात समझना, लिक्विड और गैस को कंबाइनली पता है क्या कहा जाता है, एनीवन नोज दैट? अगर तुम, मैं यहां लिख नहीं रहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसको कमेंट में बताना। चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, इसको क्या बोला जाता है इन जनरल, इन कंबाइन? ठीक है, तो वो एक सिंगल वर्ड आप जो है कमेंट करके बताओ। ठीक है, सॉलिड को नहीं बोलते वो टर्म, लिक्विड और गैस के लिए कंबाइन वर्ड यूज कर सकते हो, व्हाट इज दैट? ठीक है। इसके अलावा लिक्विड और खासकर गैस में, गैसेस में यू कैन कंप्रेस एनी टाइम, है ना। गैस पार्टिकल्स कितने दूर है, तुम इनको कंप्रेस करके पार्टिकल्स को पास ले आ सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल आगे देखेंगे। But that term is called compressibility. The ability to get compressed. The ability to get compressed. है ना, तो compressibility वाला फैक्टर किसमें है भाई, सबसे ज्यादा है गैस में, फिर मॉडरेट है यहां पर, फिर यहां पर नेग्लिजिबल है, इधर थोड़ी कंप्रेस कर सकते हो ऐसे, नेग्लिजिबल। सो हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी इज गैस, यू कैन कंप्रेस एनी टाइम एंड पार्टिकल्स को क्लोज ला सकते हो। क्या सर हम कंप्रेस करके लिक्विड बना सकते हैं, आएगा वो, वही आएगा। और एक होता है रिजिडिटी, कितना सख्त है वो, कितना कड़क है वो, कितना रिजिड है वो। सो रिजिडिटी इज मैक्सिमम फॉर सॉलिड्स बट कंप्रेसिबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर गैस। ठीक है, तो आओ, और ये तुम कमेंट करके बिल्कुल बताना, अभी बताओ लिक्विड और गैस को कंबाइनली क्या कहा जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं भाई साहब आगे की कहानी। सो अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। सो अदर देन अपना प्लाज्मा, अदर देन सॉलिड लिक्विड गैस, कुछ और भी नए डिस्कवर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर है। हालांकि अब ये नए बोल बोल के मैं करीब 4-5 साल हो गए, ठीक है। सो रिसेंट कह रहे फिर भी इसको, क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड गैस कंसेप्ट बहुत पहले से। सो प्लाज्मा और दूसरा है बीईसी। बीईसी इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सर क्या है इसमें, देखते हैं। प्लाज्मा इज द स्टेट दैट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा एनर्जी में रहता है, या कब हो सकता है ये? देखो, अगर मैं गैस की भी बात करूं तो गैसेस में भी क्या है, जैसे इस रूम में एयर जो है उसके पार्टिकल्स भी एनर्जेटिक है, यहां वहां रैंडमली मूव कर रहे हैं, है ना, रैंडमली मूव कर रहे हैं। उतना सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड में तुम हीट करोगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, वो सब चीजें होंगी, पर गैस तो पूरा फ्री टू मूव है ना एनीवेयर। सो एनर्जेटिक होते हैं, मतलब तुम ये कह सकते हो मूवमेंट वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो तुम ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तीनों में किसके पास है? सॉलिड लिक्विड गैस में गैस के पास है। जितना तुम हीट करोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितना गर्म पार्टिकल रहेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। गैस जो आपस में मिक्स कर पाता है, आपस में मिक्स करने की प्रोसेस को, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसको डिफ्यूजन वर्ड, ये लिख लेना, ये मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, नॉट रिलेटेड टू दिस टर्म, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है तुमको एनसीईआरटी में कि एक गरम पिज्जा या एक गरम खाना जो है, हॉट सिजलिंग फूड, सिजलर, अगर मान लो यहां पर अपन लाके रखें तो पूरे कमरे में उसकी जो खुशबू है फैल जाएगी और फास्ट फैलेगा, ठीक है। वही चीज अगर ठंडा है, वो पिज्जा या वो खाना ठंडा है, तो उतना उसका जो एरोमा है, जो खुशबू है, वो नहीं फैलेगा। तो उसका वही कारण है भाई, बिकॉज दैट इज हॉट, गर्म है वो, तो उससे जो वेपर्स निकल रहे हैं वो भी गर्म है, तो उस वेपर में काइनेटिक एनर्जी अच्छी है, सो दैट इज एबल टू मूव फास्ट, मिक्स, है ना, डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है उस केस में। वो जो पिज्जा का जो वेपर निकल रहा है वो हवा में फटाफट डिफ्यूज हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, डिफ्यूजन फास्ट होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। ये क्वेश्चन का आंसर है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस बॉटल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। ऐसे कुछ भी आ सकता है। व्हाई वाटर इज अ लिक्विड, गिव रीजन। क्या लिखो सर, क्या बात है, मतलब लिक्विड को लिक्विड नहीं तो क्या बोलेंगे आप, ये इसको सॉलिड नहीं तो क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये बोला गया व्हाई दिस बॉटल इज सॉलिड, क्या बोलोगे? सॉलिड की पॉइंट बता दो कि ये वो सब फिलफिल करता है। यही है साइंस, सटीक आंसर लिखना है, इसलिए नाम है सटीक, यहां नहीं लिख। सो व्हाई दैट बॉटल इज कॉल्ड सॉलिड, तो उसमें बोल दोगे तुम कि solids have definite shape, definite volume, ठीक है। solids have definite shape, definite volume. Solids have more intermolecular force of attraction. Solid have least minimum intermolecular spaces. Since this bottle contains all these features, and it is having all those properties, hence this should be called a solid. ठीक है, तो ऐसे बात होगी। अभी ये बॉटल बोल के तो भाई प्यास लग जा रही है, तो पानी पी लेते हैं और उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दो टर्म मैंने यहां बताया, वो नोट कर लेना। एक वो डिफ्यूजन वाली चीज और दूसरा मैंने व्हाई दिस बॉटल इज कॉल्ड अ सॉलिड, ठीक है। ओके, सो द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। अब बात कर रहे हैं हम प्लाज्मा की। अब ये कैसे होगा सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल एंड एवरीथिंग? जैसे कि कहां पर होता है बताइए, कहां पर होता है वो इंटरेस्टिंग है। सन के अंदर या जहां न्यूक्लियर फिजन हो रहा है वहां पर सोचो। न्यूक्लियर फिजन मतलब वही जैसे एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स, जब वो या न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो प्रोसेस हो रहा है फिजन वाला। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ये सब चीज आगे पढ़ोगे तो अभी टेंशन ना लो।
तो उसमें सोचो क्या टेम्परेचर, क्या ही टेम्परेचर होता है, 10⁷ केल्विन आई गेस उतना होगा। तो इतना टेम्परेचर पे क्या ही पार्टिकल्स की एनर्जी होगी, क्या जबरदस्त एनर्जी होगी। सो वो जो अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, हाइड्रोजन है उसके अंदर, सन के अंदर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो उतने टेम्परेचर पे हाइड्रोजन कैसे जबरदस्त मूव कर रहा होगा, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, मतलब गैस को भी अगर और एनर्जी देते गए तो भाई सुपर एनर्जी आ जाएगी उसके पास, जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब इसके बाद बात करें हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस एक्सट्रीमली of extremely low density above 100,000th the density of normal air to super low temperature। ठीक है, मतलब गैस को देखो, गैस को एकदम ज्यादा हीट किया तो ये बन रहा है, गैस को एकदम ज्यादा कूल किया विद लो डेंसिटी, मतलब बहुत कम गैस लिया अपन ने, मान लो इतने बड़े रूम में थोड़े से ही पार्टिकल्स लिया अपन ने, और उसको ठंडा करते गए, तो उसके बाद जो उसका एक अलग ही स्टेट जो फॉर्म होके आएगा उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है, और वो सुपर लो टेम्परेचर पे होगा, ये सुपर हाई डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड BEC। अब देखो ये सन के अंदर जो तबाही एनर्जी है बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकल, जो उसके अंदर एयर पार्टिकल्स है, एयर नहीं बेसिकली जो हाइड्रोजन होगा वो कौन से स्टेट में होगा, प्लाज्मा स्टेट में होगा। ठीक है, और इसका बारे में तो भाई ये एकदम डिफरेंट, उसका सिर्फ एक पैटर्न बताया गया है। ठीक है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट द पार्टिकल, बट बहुत ही लो एनर्जी, एकदम लो एनर्जी वाला गैस, एकदम हाई एनर्जी वाला गैस, ये दो एकदम अपोजिट फीचर या नेचर हो गए। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसके अंदर ये फॉर्म्स हो सकते हैं, डिस्कवर्ड एंड दिस वर्ड, हाँ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम क्यों पड़ा, डिस्कवर्ड इन 1920 बाय SN बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब SN बोस का फुल फॉर्म बताना, कौन है ये SN बोस, क्या वो इंडिया के हैं, अगर ऐसा है तो S और N क्या है वो बता। मेरे ख्याल से तुम्हारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में था आई गेस, ये दिख रहा है व्हाइट कलर में, कोई दिक्कत तो ना है। अब देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, एक फेज से दूसरे फेज में या सॉलिड से लिक्विड में बदलना है तो कैसे होगा, लिक्विड को गैस में बदलना है तो कैसे होगा, और रिवर्स भी कैसे होगा, तो वो अपन देखेंगे यहाँ पर, और उसको क्या कहा जाता है। तो तुमने देखा होगा अक्सर अपन बर्फ, अगर आइस लिया हमने, आइस को हीट किया वो तो अपने आप हीट भी ले लेगा और अपने आप को मेल्ट भी कर जाएगा वैसे। तो आइस इज अ सॉलिड, उसको हीट करोगे तो वो बनेगा लिक्विड वाटर, और वाटर को हीट करोगे तो वो बनेगा, बॉइल होगा और वो बनेगा वेपर यानी गैस। सो आसान है, सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करके गैस बनता है। सर उल्टा भी होता है, अगर अपन ने गैस को कूल किया तो लिक्विड बनेगा, होता है ना, जिससे बारिश होती है जो प्रोसेस से, प्रेसिपिटेशन, वही होता है ना, इधर से ऊपर गया है पानी का वेपर और उसके बाद वापस वो ठंडा होके नीचे, तो गैस ठंडा होके लिक्विड बना और लिक्विड ठंडा होके सॉलिड बनता है। हम जब पानी फ्रीजर में डालते हैं आइस ट्रेस के अंदर, तो वो कैसे पानी बर्फ बन जाता है, कैसे वो लिक्विड गैस सॉलिड बन जाता है, सेम प्रोसेस। सो यानी हीट करने से सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस बनेगा, और कूल करने से गैस लिक्विड और लिक्विड सॉलिड बनेगा। क्या होता है ऐसे में, थोड़ा बेसिक मैं आपको बता दूं, देन वी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो बात बहुत बेसिक है कि जैसा कि मैंने बताया, पार्टिकल्स सॉलिड में कैसे होते हैं, वेरी कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई है, बराबर। लेकिन जब उसको हम हीट सप्लाई करते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं, तो जब हम हीट कर रहे होते हैं, उस हीट से क्या होता है, वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो उसको रिड्यूस करते हैं। सो बेसिकली हीट से हम इस फोर्स को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, और जब ये फोर्स ब्रेक होगा तो पार्टिकल्स अपने आप क्या होंगे, वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। ठीक है, यानी सिंपल है, पार्टिकल्स सॉलिड में के फॉर्म में क्यों है, दे आर क्लोज, द फोर्स इज हाई, पर अगर हम चाहते हैं कि भाई उनकी दोस्ती को तोड़ी जाए तो हम बाहर से थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करेंगे, अरे ऐसा है वैसा है ऐसा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो फोर्स टूटेगा, पार्टिकल दूर होंगे। ठीक है, तो सिंपल बात है, क्या होता है, हीट सप्लाई करने से
फोर्स को कम किया जा सकता है, अट्रैक्शन को कम किया जा सकता है, एंड स्पेस को बढ़ाया, दूरियों को बढ़ाया जा सकता है। एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा। अगर उल्टा करना है, अगर पास लाना है पार्टिकल्स, यानी गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड पास लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर एनर्जी वापस लेंगे, हीट को बाहर निकालेंगे। जैसे हम हीट को बाहर निकालेंगे, फोर्स बढ़ता जाएगा, पार्टिकल्स पास आता है। एक और थ्योरी यहां पर समझने की जरूरत है कि भाई जब वो सॉलिड है तो वो इतनी स्पेस ले रहा है, राइट, मान लो इतनी स्पेस ले रहा है, पर वही जब वो उसी को हम जब लिक्विड बनाएंगे तो वो ज्यादा स्पेस लेगा कंपैरेटिवली। क्यों ज्यादा स्पेस ले रहा है वो? क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े क्या हो गए, दूर हो गए, तो स्पेसिंग अपने आप बढ़ जाएगी। और वही जब गैस बनेगा तो वो और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि वो और दूर हो गया। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जब हम हीट कर रहे होते हैं तो हीट करने से पार्टिकल्स दूर जाते हैं, यानी वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ती है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो ऑन हीटिंग द वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है ना, वो दूर जा रहा है। सॉलिड में भी अगर हम हीट कर रहे हैं तो एकदम से लिक्विड नहीं बनेगा, पहले वो एक्सपांड करेगा। सो एक्सपांशन, हीट कॉजेस एक्सपांशन, वॉल्यूम का बढ़ना। और वॉल्यूम का बढ़ना मतलब अपने आप घनत्व का कम होना, डेंसिटी का कम होना। पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, डेंसिटी कम हो रही है। सो व्हेन यू हीट सब्सटेंसेस दे एक्सपैंड। रिलेट करो इसको, लिख के लो, वॉल्यूम इंक्रीजेस, एक्सपैंड मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, स्पेस ज्यादा ले रहा है, बट द डेंसिटी डिक्रीजेस। पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पार्टिकल जो मोर डेंस थे वो लेस डेंस हो रहे हैं, डेंसिटी डिक्रीजेस। आगे ये बात समझ में? सो हीटिंग कॉजेस एक्सपांशन, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ना, डेंसिटी का कम होना। ऑलराइट, ठीक है। और दूसरी तरफ इसका एकदम उल्टा, जब हम बात करते हैं कूलिंग, किसी चीज को कूल किया जा रहा है, कूल करना मतलब असल में उसका हीट को वापस लेना होता है, हीट को विड्रॉ करना होता है। तो कूल करेंगे, पार्टिकल्स पास आएंगे, यानी वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है और डेंसिटी बढ़ रही है, पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है। तो याद रखना, इसको लिख लो, आई एम नॉट राइटिंग अगेन अहेड। सो ऑन हीटिंग, अपॉन हीटिंग क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम का बढ़ना, और इसका मतलब क्या है, डेंसिटी, है ना, पार्टिकल्स पास आएंगे, डेंसिटी का कम होना। व्हाट अबाउट कूलिंग? कूलिंग करने से कॉन्ट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स पास आते, वॉल्यूम की कमी होती है, और इसका मतलब पास आ रहे मतलब क्या, डेंसिटी की बढ़ोतरी होती, पास आए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब सिर्फ हमको टर्म्स देखने। सो टर्म्स में जब अपन सॉलिड को हीट करके, जब हम सॉलिड को हीट करके लिक्विड बना रहे हैं, उस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है, उस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। और लिक्विड को जब हम हीट करके, है ना, सॉलिड फ्यूज होकर लिक्विड बनता है। जैसे आइस को, अगर आइस जब मेल्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, ठीक है। दिस कैन बी कॉल्ड फ्यूजन, या दिस कैन बी कॉल्ड मेल्टिंग एज वेल, मेल्टिंग बोल सकते, ठीक है। वेपराइजेशन को मैं एक और नाम दे सकता हूं, बॉइलिंग, है ना, क्योंकि लिक्विड को हीट करोगे, लिक्विड को हीट करोगे तो वो वेपर बनेगा, ऑफ कोर्स दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन, राइट। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद उल्टा प्रोसेस भी है। लिक्विड को अगर कूल किया, लिक्विड को अगर हमने क्या किया, कूल किया, तो वो सॉलिड बन सकता है। उस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जैसे फ्रीजर में पानी डाला और वो बर्फ बन गया, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफाई हो गया वो। ऐसे ही गैस को, अगर हमने गैस को क्या किया, कूल किया, तो गैस को कूल करने से क्या बनता है, वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड वो क्या बनता है, वो लिक्विड बनता है। जैसे मैंने बताया कि वाटर वेपर जब ऊपर जाता है इवेपोरेट होके, हालांकि इवेपोरेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, पर ऊपर जब जाता है वातावरण में, तो ऊपर जाके वो जब ठंड, मतलब जब उसको टेम्परेचर कम मिलता है तो वहां पर वो
कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स बनते हैं और वही बारिश बन के गिरती है। सो जो कंडेंस हो रहा है वो कंडेंसेशन ही तो है, राइट। इसके बाद सब्लिमेशन। नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन? ये नई चीज क्या है? मतलब देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रास्ता अपनाया जा सकता है। सॉलिड डायरेक्टली भी दूसरे छोर में यानी कि गैस बन सकता है, और गैस भी डायरेक्टली जो है वो सॉलिड बन सकता है। यू कैन कॉल सॉलिड टू गैस एज सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड एज डी सब्लिमेशन। चाहे डी सब्लिमेशन बोलो या कई बार सब्लिमेशन भी लिखते हैं कुछ स्कूल में, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी टीचर क्या बता रही है, ठीक है। सो दैट इज सब्लिमेशन। ये सब हर एक सॉलिड में नहीं हो सकता। देयर आर सम स्पेशल सॉलिड्स जो ऐसी फिनोमिना दिखाते हैं, उनको बोला ही जाता है सब्लिमेटरी सॉलिड्स। व्हाट इज सब्लिमेशन? द फिनोमिना इन विच सम सॉलिड्स हैव द प्रॉपर्टी टू गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस अपॉन हीटिंग। जब हम सॉलिड्स को हीट करेंगे तो लिक्विड बन के गैस नहीं बनेगा, सीधे गैस बन जाएगा। लिक्विड स्टेट होता ही नहीं ऐसे सॉलिड का। ऐसे सॉलिड्स को हम सब्लिमेटरी सॉलिड्स बोलते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, राइट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में जैसे मैंने बताया था चैप्टर आज की शुरुआत में, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म, और देखो सीधे वो गैस बन रहा है। वो गैस भी जहां ठंडा होगा वो सीधे सॉलिड बनेगा। मतलब CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को तुम ठंडा करोगे, गैस होता है ना, तो सीधे वो ड्राई आइस बनेगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। आगे कपूर, कैम्फर, कपूर जलाते हैं ना आरती में, तो वो कपूर भी सब्लिमेटरी है। ऑल्सो यू हैव नेफ्थेलिन बॉल्स, ये देखे होंगे टॉयलेट्स में होते हैं, है ना, मॉल वॉल की टॉयलेट में होते हैं, या फिर हम भी इसको यूज करते हैं अपने टॉयलेट्स में, है ना। और ऐसे वाइट कलर का भी आता था जिसको आई डोंट नो अभी यूज होता है कि नहीं, पर इसको कागज में लपेट के और उसको कपड़ों में रखते, ताकि कपड़े में कीड़ा ना लगे, है ना। काफी टाइम जो रखे रहते हैं पेटी में, अटैची में, जो भी है, ठीक है, अलमारी में, तो उसमें ये चीज रखी जाती। सो नेफ्थेलिन बॉल्स बोलते हैं इसको। सो दिस इज ऑल्सो लिक्विड फॉर्म नहीं होता, ये भी अच्छा वाला होगा तो लिक्विड फॉर्म नहीं होगा, बाकी तो नहीं पता मुझे। सो दिस इज ऑल्सो सब्लिमेटरी सॉलिड। सॉलिड डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड टू गैस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सब्लिमेशन का डेफिनेशन चाहिए तुम वो तो इफ यू वांट मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सम सॉलिड्स हैव द प्रॉपर्टी टू डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। एग्जाम्पल लिखा ना तुमने? ओके, सम सॉलिड्स, पहले ये लिख लेते हैं, हैव द प्रॉपर्टी टू डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड into gas upon heating. This is sublimation. The process is called sublimation, and such solids are called sublimetary solids. ठीक है, एग्जाम्पल कैम्फर, नेफ्थेलिन बॉल्स, ड्राई आइस, और एक और दिया है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, कमेंट करके बताना, ठीक है। दिस इज देखो, मैं जब भी बोलता हूँ कमेंट करके बताना, दिस इज जस्ट लाइक कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपने एंड से आप एफर्ट डालो, टेक्स्ट बुक भी पढ़ो। वो नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना तो दिमाग में और अच्छे से सेट नहीं होंगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस वीडियो और जो अपने बुक की कॉम्बिनेशन बनाओ सही तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं, कमिंग टू कंप्रेशन, और कंप्रेशन करके हम गैस को सीधे लिक्विड बना सकते हैं। मान लो गैस है, और मैं इसके ऊपर भी आ रहा था, मैंने ये चीज आज चैप्टर की शुरुआत में करी थी, और एक और है, सो दैट इज लाइक वही CNG, LPG। तो गैस कैसे लिक्विड बन सकता है, उसका एक तरीका तो है कूलिंग करेंगे तो पार्टिकल्स नजदीक आएंगे और वो लिक्विड बनेगा। एक और तरीका है कंप्रेशन। सो कूलिंग एंड कंप्रेशन, दो तरीका है जिससे हम गैस को लिक्विड बना सकते हैं। कंप्रेशन यानी प्रेशर अप्लाई करना, अप्लाइंग प्रेशर। तो गैस मान लो एक कंटेनर में है, उसको अपने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पार्टिकल्स क्लोज आ सकते हैं एंड वो लिक्विड बन सकते हैं। वही होता है जो हमारे LPG या CNG में होता है,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिरिंज लिया हमने इंजेक्शन टाइप का, और इसमें यहाँ रबर कॉर्क लगा दिया, इधर गैस है, पिस्टन इतना इनफैक्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इसमें ऐसा होगा नहीं। सो जैसे प्रेशर लगाओगे एक टाइम पे ये क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, सो गैस को लिक्विड बना, एक घर पे करो तो नहीं होगा, उसमें वो उतना कॉम्पैक्ट और फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जैसे एसी के अंदर भी कंप्रेसर होता है, वहां पर भी वही फिनोमेना हो गया, वो लिक्विड बनता है, सीधे गैस कंप्रेस करके लिक्विड, पार्टिकल्स पास आते हैं। मैं आई विल शो यू द डायग्राम, डोंट वरी। ठीक है ना, तो जब ऐसे पार्टिकल्स दूर है, जब कंप्रेस किया जाएगा तो पास में आएंगे। ओके, एग्जाम्पल इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में हमारे यूज होता है ना, सिलेंडर्स। फिर जो गाड़ियों में यूज होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आजकल पीएनजी भी आता है। पीएनजी क्या है वो बताना, सीएनजी तो पता है, पीएनजी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है वो बताना। ठीक है, और कहां पे यूज होता है वो। यू हैव गैस टू लिक्विड के लिए दो तरीके, कूलिंग और कंप्रेशन। ठीक है, एक और डायग्राम तुमको दिखाया था। सो फॉर एग्जांपल यू हैव दिस पिस्टन सिलेंडर, इसमें पार्टिकल्स दूर हैं, गैस है, कंप्रेस किया और वो क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया। ठीक है, सिंपल इज दैट। आगे, ओह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, जो आज का एक और सवाल पूछा था मैंने, क्या था कि सर ऐसा क्या फिनोमिना होता है कि भाई एकदम ठंडे प्रदेशों की बात करें, मान लो रशिया की बात करें, रशिया में भी ऐसी जगह की बात करें जहां टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, -40 है, -40 डिग्री सेल्सियस। क्या -40 डिग्री सेल्सियस पे कोई एक्वेटिक एनिमल, कोई मछली वछली जिंदा रह सकती है? पहले तो एक सवाल। दूसरा कि अगर ये पूरा मतलब 0 डिग्री पे तो पूरा पानी बर्फ बन जाता है, तो अगर ये पूरा तालाब बर्फ बन गया तो कितने दिनों तक ये जिंदा रह पाएंगे एक ही जगह पे, है ना? चुनवा दिए जाएंगे तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो ऐसे में क्या होता है एग्जैक्टली कि ये बच जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा ना डिटेल समझना बहुत जरूरी है। दिस इज इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, साइंस में कंसेप्ट समझना जब भी मैं बोल रहा हूं ना तो उसमें फोकस कर लिया। सो दिस इज अबाउट द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनॉमलस का मतलब क्या? यूनिक या डिफरेंट। बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे नॉर्मली मैंने एक चीज बता दी थी कि अगर हम कोई भी मटेरियल को जब हीट करेंगे, हीट करने से पार्टिकल्स दूर जाएंगे, यानी क्या होगा? हीटिंग से एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन का मतलब वॉल्यूम का बढ़ना और डेंसिटी का कम होना, राइट? ऐसे ही जब हम किसी चीज को कूल करेंगे तो कूल करने से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा और डेंसिटी क्या होगा? पार्टिकल्स फ्लो जाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगी। ये नॉर्मली होता है किसी चीज के साथ। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, बट इन केस ऑफ वाटर अलग बिहेवियर होता है। ठीक है, और सिर्फ कौन सी रेंज में? बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री। ऐसा भी नहीं कि 4 के आगे और 0 के पहले। 0 के पहले भी जो आइस फॉर्म में होगा वहां पर भी वो नॉर्मल बिहेव करता है। ऐसा मतलब 0 के पहले वाटर नॉर्मल है, 4 डिग्री के बाद भी वो नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ इस 0 से 4 के बीच में वो डिफरेंट है, इस रेंज में डिफरेंट है। इट इज डिफरेंट इन दिस रेंज। अब डिफरेंट का मतलब एकदम अपोजिट है, अपोजिट बिहेव करता है। वो डिफरेंट क्या है? देखो, डिफरेंट ये है
कि जब तुम बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री तुम जब हीट करते हो तो उस हीट से नॉर्मली एक्सपेंशन होना चाहिए, यहां पर होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऑफ कोर्स वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है मतलब क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है ना। देखो ये कहानी सेम है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम कम होना, डेंसिटी बढ़ना, वही हो रहा है, ठीक है। पर ये वहां पर नॉर्मली कूलिंग से हो रहा था, अभी हीटिंग से हो रही है याद रखो। और कूलिंग से क्या हो रहा है, कूलिंग से वो हो रहा है जो वहां हीटिंग से हो रहा था, यानी एक्सपांशन, यानी वॉल्यूम का बढ़ना और डेंसिटी का कम होना। तो देखना ये अपोजिट बिहेवियर, एकदम अपोजिट नेचर शो कर रहा है। डिफरेंट मतलब क्या, एकदम अपोजिट बिहेव कर रहा है। जस्ट सी दिस, कूलिंग हीटिंग पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कूलिंग पे एक्सपैंड कर रहा है। तो अब इसका सर इंप्लीकेशन क्या है, मतलब हाउ दिस विल बी इम्प्लाइड। तुमको ना एक्चुअली एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन टेक्स्ट में है मेरे ख्याल से, एंड द क्वेश्चन इज कि सर नहीं बोला उसमें वैसे तो, पर सवाल ऐसे, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन हाउ। तो पहली बात तो ये सवाल ही क्यों है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर का क्या लॉजिक है, क्या आइस ऑफ वाटर मतलब H2O ही है यार। तो सेम मटेरियल का, यानी उसी वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है वो उसके लिक्विड फॉर्म पे फ्लोट कर रहा है। सॉलिड इज फ्लोटिंग ऑन लिक्विड, नो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। क्या ये दिक्कत की बात नहीं है या फिर बाकी लोगों के लिए अलग है, बाकी लोगों के लिए अलग है। अगर मान लो तुम लोहा या सोना, है ना, कोई भी ऐसी चीज ले रहे हो, सॉलिड ले रहे हो, और उसको तुमने पिघलाया, कोई भी मेटल ले लो, उसको तुम मेल्ट करो, तो जब वो मेल्ट होगा तो उसका सॉलिड वाला चीज ऊपर फ्लोट नहीं करेगा। सॉलिड हैवी होता है, डेंसिटी हाई होती है ना, तो वो तो नीचे रहेगा, और उसका लिक्विड फ्लोट करेगा। मतलब लिक्विड, सॉलिड हमेशा उसका डूबा रहेगा। मतलब तुमने मान लो तुमने सोने का मोल्टन तुमने गोल्ड लिया, है ना, मेल्ट किया हुआ गोल्ड लिया, और उसके ऊपर तुमने सॉलिड वाला गोल्ड डलवाया, उसके अंदर डाला, हाथ से डालना है मोल्टन गोल्ड, तो वो सॉलिड फ्लोट नहीं करेगा, तब वो अंदर जाएगा। सो किसी भी चीज का लिक्विड हल्का होता है उसके सॉलिड फॉर्म से, तो उसका सॉलिड फॉर्म भारी है, डेंस है, वो नीचे सिंक करता है। तो नॉर्मली बाकी सभी केसेस में देयर सॉलिड्स सिंक इन देयर लिक्विड्स, पर वाटर में क्या हो रहा है, देयर सॉलिड, दैट इज आइस, फ्लोट्स ऑन वाटर। ये तो अपोजिट बिहेवियर, एंड दैट इज द सिंपल रीजन इज इट इज बिकॉज ऑफ द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये टर्म मैं नहीं बता रहा, ये एग्जैक्ट टर्म है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से ऐसा होता है। व्हाट इज दैट, इट इज दैट, ये यही चीज है वो सर। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है वो समझाओ हमको। तो ना एक्चुअली वो जब समझाऊंगा तुमको, इसका कारण और उसका कारण सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं तालाब का ही एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। एंड अब नीचे से चारों साइड से, ये तीनों साइड से ना पूरा ये समझ लो इंसुलेटेड है, मतलब जमीन से उसको ठंडी गर्मी से कोई संबंध वहां से मिलेगा नहीं उसको। सो बाकी सब तरफ से इंसुलेटेड है, जो भी उसको ठंड मिल रही है, जो भी उसको कूलिंग हो रही है वो ऊपर से, मतलब फिर हम बात करें कहां पर, हम रशिया पे आ गए, रशिया में आ गए, तो यहीं से कूलिंग हो रही थी उसकी, ठीक है, ऊपर से कूलिंग हो रही थी। अब क्या हुआ कि इसमें वाटर था, तो मान लो इस वाटर को मैं क्या करता हूं, अलग अलग लेयर में डिवाइड कर देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस एज लेयर, मान लो 3 लेयर में डिवाइड, तो कई लेयर होंगे, 3 लेयर में मैंने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 लेयर, ठीक है। पानी को मैंने 3 लेयर में ऐसे अज्यूम किया बस। अब क्या हो रहा है, ऊपर से ठंडी, मान लो बाहर का टेम्परेचर है -40 है बाहर का टेम्परेचर। अब ये चाहता है कि भाई मैं इसका टेम्परेचर भी वैसे कुछ कर, तो कूलिंग कर भी रहा है। अब हो क्या रहा है कि कूलिंग ऊपर से हो रही है, सो ये वाला टेम्परेचर मान लो 10, पहले मान लो पूरे तालाब का टेम्परेचर वॉज 10 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर कम होने लगा, सो कूलिंग हुआ,
ये 10 से जब मान लो 9 हुआ, या 9 से 8 हुआ, 8 से 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, यहां तक क्या होगा? इस कूलिंग के दौरान जैसे जैसे कूलिंग हो रही होगी, इस कूलिंग में, कूलिंग से होता क्या है, ये नॉर्मल रेंज है, इट इज नॉट द एनॉमलस रेंज, ठीक है। इस कूलिंग में वही नॉर्मल बिहेवियर होगा। कूलिंग देखो, नॉर्मली कूलिंग से कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम का कम होना, डेंसिटी का बढ़ना। सो ऐसे पूरे कूलिंग में क्या होता रहेगा, लेयर टू लेयर ये इसकी डेंसिटी बढ़ती रहेगी, और जैसे ही ठंडा हुआ, भारी हुआ, वो नीचे जाएगा, अगला लेयर ठंडा होगा, भारी होगा, नीचे जाएगा, अगला लेयर ठंडा होगा, भारी होगा, नीचे जाएगा। ऐसे करते 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 जो भी ठंडा हो रहा है नीचे जा रहा है, और पूरा टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया, पूरा टेम्परेचर आ गया 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तक भी मान लो ये पानी है, और ये मछलियां जो है आराम से रह जा रही हैं। सो इट इज वाटर बेसिकली, और वो मछलियां आराम से रह जा रही हैं। पर इसके बाद दिक्कत आ सकती थी, अगर ये नेचर ने, अगर हमारे मदर नेचर ने ये चीज, ये नेचर, ये इनफैक्ट ऐसी चीज बिल्ड नहीं करी होती, ये एनॉमलस बिहेवियर वाटर को नहीं दिया होता। तो वाटर इतना जबरदस्त है, वाटर भी अपने आप में गॉड है। देखो तो यहां पर क्या हो, देखो कि पूरा तालाब का जो भी पानी ठंडा हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठंडा हो रहा है, तो लेयर टू लेयर पूरे तालाब का टेम्परेचर कितना हो गया, 4 डिग्री। अब 4 डिग्री से 0 डिग्री में क्या होगा, देखो जरा, 4 डिग्री से मान लो अभी सिर्फ ऊपर की लेयर, एक ठंडा हो रहा है, नीचे रही, इस वे ऑफ हीटिंग या कूलिंग को कन्वेक्शन बोलते हैं। सॉलिड में कंडक्शन होता है, एक और होता है रेडिएशन। फिलहाल हम बात करें यहां पर। सो मान लो जब ये 4 से 3 डिग्री होगा ऊपर का लेयर, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द अपर लेयर, सिर्फ सुनते जाओ। अभी पूरा टेम्परेचर जो है 4 डिग्री है, मैं अभी बात कर रहा हूं जो लेयर ऊपर था फिलहाल, अब वो 4 से भी नीचे गिरेगा, ठंडा होगा, 3 डिग्री हुआ, यानी और कूलिंग हो रही है। पर ये बताओ कि इस कूलिंग से कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं, इस कूलिंग से होगा एक्सपांशन। यानी एक्सपांशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब डेंसिटी बढ़ नहीं रही है कि वो नीचे जाएगा, डेंसिटी कम हो रही है, यानी वो पानी और हल्का हो रहा है। कौन सा? जो ऊपर है, जो 4 से 3 पहुंचा है, नीचे वाले अभी भी 4 है, पर क्या वो नीचे जाएगा और नीचे वाले को फिर ऊपर आने देगा? नहीं, बिकॉज वो तो हल्का हो रहा है, वो वाला हल्का नहीं, डेंसिटी कम हो रही है। अब 4 से जैसे 3 हुआ, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, 1 से 0 होगा, पर क्या वो भारी हो पा रहा है? नहीं, ये अभी भी उसी रेंज में है, चार्ज बिटवीन 0 to 4। So still it is cooling, and cooling is causing that expansion, volume increasing and density decreasing. Density decrease मतलब हल्का होता है, ऊपर ही रहेगा और हल्का हो रहा है। जैसे 0 डिग्री आ गया, 0 डिग्री इज दी फ्रीजिंग पॉइंट, वो पानी क्या बन गया? ऊपर का सीधा बर्फ बन गया। और जैसे ही वो बर्फ बन गया मेरे भाई, जैसे ही वो बर्फ बन गया, तो क्या हुआ कि ऊपर इधर से तो हीट जा ही नहीं सकता, मतलब इधर से तो ठंडी हो ही नहीं सकती थी, और ना ही अब ये वाला हिस्सा जो है, दिस इज ऑल्सो बिकम आइस। तो ये एक शील्ड की तरह काम कर रहा है ना। कैसा शील्ड? आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यानी वो टेम्परेचर को अपने से एक्सचेंज होने नहीं देता। तो यानी ऊपर का टेम्परेचर ऑफ -40 का -100 भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वो टेम्परेचर अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अब बेसिकली वो जो अंदर की मछलियां हैं, जो अंदर का पानी है, उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड होता है। सो इट इज वाटर ओनली, और वाटर 4 डिग्री पे वो ऑब्वियसली वाटर रहेगा, आइस नहीं होगा। इसलिए तुमने मूवी देखी होगी, वो एंटरटेनमेंट मूवी में देखो, बर्फ के नीचे पत्थर मारता है, मतलब जो भी है, फिर डॉग अंदर चला जाता है, पूरा लेक है ना जो जम गया है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली दैट, पूरा अंदर का हिस्सा जो है 4 डिग्री पे मेंटेन रहेगा, बाहर कितनी भी ठंडी हो जाए। सो इट इज बिकॉज ऑफ द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सोचो क्या जबरदस्त नेचर है हमारा, ठीक है। इसी रीजन से आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, है ना, इसी रीजन से ये एक्वाटिक एनिमल जी पाते हैं, सब कुछ है। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, सो वेयर डज द हीट गो?
जब सॉलिड मेल्ट करता है, जब सॉलिड मेल्ट करता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। ऐसा होता है क्या? सोचो, सोच के देखो, थिंक। तब तक हम पानी पिए। काफी भारी भरकम चीज पढ़ लिया तुमने अभी। सोचो, व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। बताता हूं। अब इसके पार्टिकल्स ऐसे हैं, ऑलराइट। ये मान लो वो आईसी है। जब इसको हीट मिलेगा, फिलहाल ये इतने पे है 0 डिग्री सेल्सियस में। अब मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो लॉजिकली हीट करने से उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। नॉर्मली ऐसे ही होता है, हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं गोल्ड ले रहा हूं, उसको हीट कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब पहले मान लो 30 डिग्री सेल्सियस था, 30 से 40 हुआ, 40 से 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ज्यादा होगा, है ना। सर 100 डिग्रीज मैक्सिमम, ऐसा नहीं है ना। तो मान लो गोल्ड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे मैं हीट कर रहा हूं, पर क्या वो हमेशा बढ़ता जाएगा? वो तब तक ही बढ़ेगा जब तक वो मेल्ट होना शुरू नहीं हुआ। एक बार वो मेल्ट होना शुरू हुआ ना, देन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल इट कंप्लीटली मेल्ट्स। तो यानी पहले जो हीट है वो टेम्परेचर के फॉर्म में दिखाई दे रही थी। अब जो हीट है, फिर यहीं पे आते हैं, रिलेट कर लेते हैं। सो नाउ आई एम टेकिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको हीट कर रहा हूं। मैं एक और एग्जांपल लूं क्या इसको समझने के लिए, कि फॉर एग्जांपल एक और मैंने केस लिया जिसमें -10 डिग्री सेल्सियस, सपोज ये आइस और सॉल्ट का मिक्सचर करो तो वो टेम्परेचर और कम होता है। सो -10 वाले पे मैंने आइस लिया है। अब मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम एबल टू सी इज, इस हीट से क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। मतलब -10 से वो -9 है ना, माइनस, सो द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, है ना, ये इंक्रीज ही है ना। -10 से -9, -8, -7 है ना, फिर 0 तक पहुंचेगा, मतलब बढ़ रहा है टेम्परेचर। सो यानी इस हीट में टेम्परेचर बढ़ रहा था, पर अभी जब मैं, वो ऑलरेडी 0 पे है, अब मैं हीट कर रहा हूं, तो टिल इट मेल्ट्स, जब तक ये मेल्ट हो रहा होगा तब तक ये टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो व्हाई इज इट सो? क्यों ऐसा है कि जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी सॉलिड टू लिक्विड बन रहा है या लिक्विड टू गैस बन रहा है, तो ऐसे में जब हीट कर रहे होते हो तो वो क्या करता है, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाता। व्हाई इज इट सो? उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अब उसका आंसर तुम्हें मिलने वाला है, डोंट वरी। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ, इट इज, देखो जैसे वाटर भी हमने लिया तो उसमें भी ऐसे होगा कि तुम फॉर एग्जाम्पल तुमने जब 0 से लेके नॉट 0, मान लो 40 डिग्री से जब तुमने वाटर लिया और उसको तुम हीट कर रहे थे, तो उस हीट से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। कब तक हुआ ऐसा? जब तक कि टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं पहुंच गया। 100 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब 100 डिग्री के बाद जब मैं हीट कर रहा हूं, तो उस हीट से टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? नहीं, टेम्परेचर क्या हो गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। यानी हीट जा कहां रहा है फिर, ठीक है, टिल इट मेल्ट्स, मतलब ये सॉरी बॉइल। अब ये बॉइलिंग हो रही है, बॉइलिंग हो रही है, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो अब यहां पर वो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है इस कन्वर्जन में, राइट? सो यू हैव दिस टेम्परेचर, एनर्जी, राइट? सो जितना एनर्जी मतलब हीट, तुम यहां पर हीट कर रहे हो,
और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो कब होगा, देखो कब कब होगा वो भी देख लो यहां पर। सो बेसिकली ये ग्राफ देखना भी सीखो। हाँ, तो जब ये सॉलिड था, मान लो मैंने लिया आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, आइस। अब तुम जब हीट कर रहे हो तो उस हीट से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो दिख रहा है तुमको। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि वो 0 डिग्री पे नहीं आ जाता, पूरा वो मेल्ट होके। इस पूरे प्रोसेस में वो क्या होता रहेगा, नहीं सॉरी अभी तो मेल्ट नहीं हुआ ना, अभी तो टेम्परेचर क्या हुआ, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। देख सकते हो ऐसे फ्लैट, टेम्परेचर इज फिक्स। सपोज ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये कांस्टेंट हो गया। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि पूरा सॉलिड लिक्विड नहीं बन जाता, यानी यहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन के टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और एक बार पूरा वाटर बन गया, अब ये पॉइंट पे क्या है, अभी भी टेम्परेचर वही है 0 डिग्री सेल्सियस, पर अब क्या बन गया, वो आइस का क्या बन गया, वो वाटर बन चुका है। अब और हीट करोगे फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अब हीट करोगे तो यहां पर वापस टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखो है ना, इंक्रीज हो रहा है। जस्ट सी द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। और कब तक इंक्रीज होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 100 डिग्री के बाद अभी भी क्या है, वो 100 डिग्री पे सेल्सियस पे वाटर है। इसके बाद क्या होगा, 100 डिग्री पे वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। हियर इट इज स्टार्टेड बॉइलिंग। तो यहां पर वाटर क्या बनेगा, वाटर स्टीम बनेगा या वेपर बनेगा, या वेपराइजेशन बोलते हैं। टेम्परेचर पूरे कन्वर्जन में टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब ये क्या बन गया, 100 डिग्री वाला वेपर बन गया। अब जब तुम और हीट करोगे तो वापस अब हीट से टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो अगेन द टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कब कब हो गया, जब भी सॉलिड लिक्विड बन रहा था, यानी मेल्टिंग हो रही थी, या जब भी लिक्विड गैस बन रहा था। व्हेनेवर इट इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो बात यही है कि भाई जब भी सॉलिड लिक्विड बन रहा है या लिक्विड गैस बन रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है, सिंपल है। हमने क्या बोला, फेज ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा, यू नीड एनर्जी। तो तुम्हारी एनर्जी जा रही, हीट जो है तुम्हारी कहां जा रही है, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जा रही है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो रही है। आ रही बात समझ में। तुम अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि मान लो तुम कभी कोई पढ़ाई का तुमने तय किया, पढ़ने का कोशिश कर रहे हो तुम, और तुम सोशल मीडिया, फोन या कुछ ऐसा यूज कर रहे हो। तुम 10 घंटा भी पढ़ रहे हो, उसका इफेक्ट आ रहा है उस पढ़ाई का, नहीं, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी कहां जा रही है, किसी और जगह जा रही है, राइट। वही कोई बच्चा है जो 2 घंटा ही पढ़ रहा है पर उसका इफेक्ट दिख रहा है, ये कम पढ़ के ज्यादा नंबर ला रहा है, फोकस कर पा रहा है, उसकी एनर्जी वहां जा रही है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पर भी वही है, whenever it is phase transformation, the temperature will not increase because the temperature is going, yeah, the heat is going for that phase transformation to break those force of attraction and to convert that solid to liquid or liquid to gas, simple as that। और क्योंकि इस वक्त का हीट नहीं दिख रहा होता, मान लो यहां पर हमने जो भी हीट सप्लाई किया 10 जूल 20 जूल जो भी हीट सप्लाई किया वो नहीं दिख रहा, थर्मोमीटर में तो दिखाई नहीं दे रहा, और यहां पर भी जो हमने हीट सप्लाई किया वो दिखाई नहीं दे रहा, ये हिडन है। इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट वर्ड का ही मतलब होता है हिडन। तो ये जो हीट है वो क्योंकि टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं दिख रहा, सिर्फ फेज ट्रांसफॉर्मेशन का है, इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द थर्मोमीटर, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ, सॉलिड टू लिक्विड, यानी क्या हुआ, ये मेल्टिंग या क्या हुआ, फ्यूजन। सो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग या फ्यूजन एक ही है। और इस वाले हीट को जो लिक्विड टू गैस के लिए हो रहा है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
वेपर बन रहा है, बॉइलिंग हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। गॉट इट? आगे देखते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, ये वही था, मतलब मेरे ख्याल से आई हैव एक्सप्लेन दिस बेटर। सो हिडन हीट है लेटेंट का मतलब, ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस do not increase the temperature because it is used to break the intermolecular force of attraction that is essential for the phase transformation. ठीक है ना? Since thermometer cannot show the heat, hence it is called latent heat. Simple as that. ठीक है? उसके बाद latent heat of दो टाइप के हो गए, latent heat of fusion और latent heat of vaporization. What is latent of fusion? Simple है यार, यहाँ पे सिर्फ solid to liquid हो रहा है। Amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid. मान लो 1 किलो आइस को वाटर बनाने में, 0 डिग्री का आइस लिया तुमने, उसको पूरी तरह से वाटर कन्वर्ट करने में जो हीट लगा, मैंने बोला 0 डिग्री ऑफ आइस, नॉट -10, सिर्फ उसमें जो हीट लगा ओनली फॉर द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वाटर। वो लेटेंट हीट ऑफ वाटर या लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of ice is that much, जो भी एनर्जी, जो भी हीट वहां पर सप्लाई होगी वो। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अगेन, यहां पर क्या है, लिक्विड टू गैस होता है। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पे। कई लोगों को अभी मेल्टिंग और बॉइलिंग लगता है कि सिंपल है, बस हम लिक्विड को मेल्ट कर रहे हैं, वो गैस बन रहा है, और गैस को मेल्ट कर रहे हैं तो वो सॉलिड बन रहा है, राइट? ऐसे ही हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो ऐसे नहीं हो रहा है ना? क्या हो रहा है? यहां पर हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं, वो लिक्विड बन रहा है, और लिक्विड को हीट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो गैस बन रहा है। क्या इसी को हम मेल्टिंग और बॉइलिंग कहेंगे? क्या इसी को हम मेल्टिंग ऑन हीटिंग, दिस विल ऑल हैपन ऑन हीटिंग। तो ऑफ कोर्स मेल्टिंग क्या है? सो मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग, ठीक है, इज कॉल्ड मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। और ये कब होता है? ऑफ कोर्स दिस हैपन ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, यस करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे आइस को मैं हीट कर रहा हूं और वो जो वाटर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ऐसे ही बॉइलिंग क्या है? तो वही सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस अपॉन हीटिंग एट द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब ये समझना होगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो तुम्हारे सामने है, देख लो यहां पर, द टेम्परेचर एट विच the given solid starts melting, ये समझना बहुत जरूरी है। मान लो तुमने आइस लिया, आइस क्या, तुम कोई भी सब ले लो यार, सपोज तुमने गोल्ड लिया और उसको हीट कर रहे हो 40 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस से, उसको हीट करते करते तुमने मान लो तुम 900 डिग्री सेल्सियस पे आए, अभी भी हीट ही चल रहा है लेकिन मेल्ट बिल्कुल नहीं हुआ था। मान लो एट 902 डिग्री सेल्सियस, और ये प्योर गोल्ड है, बताऊंगा उसको लॉजिक है, 902 डिग्री सेल्सियस इट जस्ट स्टार्टेड मेल्टिंग, यानी सॉलिड लिक्विड बनना, सॉलिड जो है वो लिक्विड बनना शुरू हो गया, राइट? सॉलिड जो है वो लिक्विड बनना शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि इसी टेम्परेचर पे फट से पूरा सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, पर स्टार्ट हुआ। सो उस टेम्परेचर को आई विल कॉल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सपोज गोल्ड। अभी ये करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, ना कि मैं उसको देख के बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। सो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ऐसे ही the temperature at which the given solid starts boiling, given solid नहीं आएगा ना, यहां पर क्या आएगा, given liquid starts boiling, ठीक है। सो बेसिकली अगर मान लो अपन ने वाटर लिया और हम इसको हीट कर रहे हैं,
ठीक है, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर मान लो बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस आ गया और 100 डिग्री पे एग्जैक्टली ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एट 100 डिग्री इट स्टार्टेड, है ना, 100 डिग्री पे मान लो वो बॉयल होना शुरू हुआ, स्टार्टेड बॉइलिंग, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे। जैसे हर एक लिक्विड का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। जिन लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है ना, उनको पता है क्या बोलता है, दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल। वॉलेटाइल का थोड़ा कंसेप्ट आगे ना समझेंगे हम, कनेक्ट करते हुए थोड़ा सा आएगा, उसके जैसा मिलता जुलता टर्म आएगा, तो गेट टू नो। अच्छा, अब बात यह है कि हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। भाई एक पर्टिकुलर सॉलिड इस टेम्परेचर पे मेल्ट करना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर लिक्विड इस टेम्परेचर पे मेल्ट करना चाहिए, बॉयल होना चाहिए। पर क्या ऐसा जरूरी है कि ऐसा हो ही सकता है? क्या हो अगर मैं वो गोल्ड, अगर वो सोना जो ले रहा हूं वो प्योर ही ना हो, उसमें कोई मिलावट हो, तो क्या वो उसी टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा? और इसमें अगर लिक्विड में भी अगर मिलावट हो तो क्या वो सेम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा? सो द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स। अगर तुम इम्प्योरिटी मिलाओगे उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हुए हम किसी मटेरियल की प्योरिटी भी बता सकते हैं। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लाइन है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर द क्राइटेरिया टू चेक प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। प्योर है कि नहीं पता लग जाएगा उससे, कि भाई अब मेरे को पता है कि गोल्ड की स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट ये है, पर मेरा सैंपल गोल्ड में इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इज नॉट प्योर। ठीक है, सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से उसकी प्योरिटी भी पता लगती है कि वो अपने स्टैंडर्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में मेल्ट हो जाएगी, पर वो सिंगल क्राइटेरिया नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स। और यहां पर हम बात करें इवेपोरेशन की। सर व्हाट इज इवेपोरेशन? अच्छा, एक और सवाल है इस चैप्टर में, इस करने से पहले कि हम पानी में तो बहुत आसान से अपना हाथ को हम घुमा सकते हैं, पर जो कराटे चैंपियन जो पत्थर पे मार के तोड़ देता है ईंट को, क्या वो हमसे क्यों नहीं होता भाई? सो इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी, तो उससे जुड़ा हुआ है। आई वांट कि आप उसको चेक करोगे एंड जस्ट एनालाइज दैट पार्ट, इसका गिव रीजन कैसे दोगे आप। ठीक है, अब आते हैं हम इवेपोरेशन वाले पॉइंट पे। नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर के लिए है, इवेपोरेशन इज इवेपोरेशन भाई सबके लिए हो सकता है। Alright, evaporation. Just like boiling, in some case, in some sense, it is similar to boiling, but exactly not same. Boiling अलग है, evaporation अलग है, उसका भी हम देखेंगे difference. So evaporation is the phenomena of conversion of liquid to gas. देखना यहाँ पर, the phenomena of conversion of liquid to gas at any temperature। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट इज, उसको बॉइलिंग बोलते हैं, बट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर इज इवेपोरेशन। अब जैसे तुमने एक पतीले में पानी रखा, एक वेसल में पानी रखा, और उसको तुमने ऐसे रख दिया, अब 4-6 दिन बाद देखोगे तो वैसे भी वो पानी कम हो चुका होगा, बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेट हुआ होगा वो। तो क्या हमने उसको 100 डिग्री किया था? नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो गया। तो यानी होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो कन्वर्जन हो सकता है, उसी को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। ठीक है, लेकिन सॉलिड में नॉर्मली नहीं होता है, लिक्विड टू गैस वाले में होता है इवेपोरेशन। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, ये मेंशन में जरूरत है क्योंकि यहां तक तो सेम है, लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग और इवेपोरेशन यहां तक तो सेम है। बॉइलिंग में क्या आता है? एट बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर आता है एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, और भी डिफरेंसेस है, दैट यू विल अंडरस्टैंड जब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सो अब इसमें ना और ये बहुत सारी चीजें जो हम आगे देखने वाले हैं। अब जैसे कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग,
इवापोरेशन से कूलिंग होती है ना। कैसे इवापोरेशन को, मान लो अभी क्या दिखाया गया, मान लो कि हमने सैनिटाइजर लिया, वो जो अल्कोहल वाला सैनिटाइजर है, उसको हाथ पे डाला, थोड़ी देर में वो ठंडा लगेगा। सैनिटाइजर से कूलिंग लगता था ना, क्यों? वोलेटाइल लिक्विड है, जल्दी वो इवेपोरेट होता है। जो भी जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है लिक्विड्स की, जल्दी इवेपोरेट। पेट्रोल में भी सेम इफेक्ट आएगा। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली देयर इज, अब कूलिंग क्यों होता है वो समझना है हमको, राइट? तो मान लो ये अपना बॉडी है या अपना हाथ या जो भी है, अब इसके ऊपर एक लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड है। अब हो ये रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है, फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये गर्मी है अपने बॉडी की। अब क्या होगा कि जब ये चीज इवेपोरेट करेगी, इसको हीट चाहिए। इवेपोरेशन होता कैसे? अब देखो पीछे ही देख लेते हैं, इवेपोरेशन होता कैसे। तो ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। तो यहां पर भाई ये जो मान लो लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, तो बेसिकली ऐसा पूरा है, लेयर टू लेयर पूरा ऐसा भरा पड़ा है, राइट? अब इवेपोरेशन कैसे होता है कि जो ऊपर वाले सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, जो मान लो डिग्री कॉलेज में एकदम लास्ट ईयर में है, मान लो 10th में, तुम 10th में जाओगे तो तुम उसके बाद वहां से निकल के भाई हाई स्कूल में जाओगे। तो यहां पर ये क्या हो रहा है कि ये इधर से सब, देखो पहले पूरे अटैच थे, अपने लोअर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच थे ऐसे, है ना, सब आपस में जुड़े हुए थे, सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। सो आपस में दे वर ऑल कनेक्टेड, राइट, जुड़े हुए हैं। पर जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी, इनको जाना पड़ेगा। सो इनको बाहर एस्केप होने के लिए बाहर से एनर्जी की जरूरत है। सो ये सराउंडिंग हीट को ये एक्सेप्ट करते हैं, है ना, धूप, एनर्जी, जो भी सराउंडिंग एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं और उस एनर्जी को यूज करते हैं अपने आसपास के बॉन्ड को तोड़ने में। अपने आसपास के बॉन्ड को तोड़ने में उसी एनर्जी को ये इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है दे कम आउट, दे एस्केप आउट, एस्केप हो पाते हैं, इवेपोरेट हो पाते हैं। तो याद रहे, इवेपोरेशन के लिए ऑब्वियसली सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो पाएंगे, नीचे के नहीं, पहले वही एक्सपोजर में है। सो इवेपोरेशन के लिए उनको क्या चाहिए था उन पार्टिकल्स को? दे वांटेड एनर्जी, ताकि वो अपने जो पुराने बॉन्ड्स है उसको तोड़ के बाहर निकल सके। दे वांटेड दैट एनर्जी, और एनर्जी उसको सराउंडिंग से मिली, वो एस्केप हो गया। ठीक है, अब सब मान लो ये बॉडी है और ये वो ड्रॉपलेट्स है या वो वाटर है जो हमारी बॉडी पे है या कोई लिक्विड है। तो ऐसे में एग्जैक्टली क्या हो रहा है जिससे कूलिंग हो रही है? तो व्हाट दिस, सपोज बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? अब कूलिंग कब होगी? जब हमारा हीट कम होगा बॉडी से, यानी बॉडी में से कोई हीट ले जाए तो हमको कूलिंग लगेगी, सही है नहीं है? सो अब हीट कैसे ये पार्टिकल बेसिकली ले जा रहा है सेम ऑन द सेम ग्राउंड, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर इसको ये नीचे वाले बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, तो एस्केप करना है, तो बेसिकली इसको हीट चाहिए जो सराउंडिंग से ले रहा था। अब यहां पर तो उसको और बढ़िया सोर्स मिल गया इस लिक्विड ड्रॉप्स को, जो भी है। सो हमारा इट टेक्स अवे दोज लिक्विड्स, इट टेक्स अवे द हीट और द एनर्जी from our body to escape, है ना, इवेपोरेशन में एस्केप ही तो करना है। तो वो बेसिकली क्या करता है, हमारा बॉडी का एनर्जी ही वो ले जाता है ना, एनर्जी ले जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है वो, मतलब वो हीट को ले जा रहा है और वहां से वो एस्केप आउट हो रहा है।
इट इज बेसिकली एस्केपिंग आउट, यहां से वो एस्केप हो पा रहा है। ठीक है, तो यानी वो क्या कर गया, वो एस्केप होने के लिए हमसे वो, हमारी बॉडी से वो एनर्जी ले गया, है ना, और जिससे हमको कूलिंग इफेक्ट हुआ। करेक्ट है। आगे देखते हैं। अब अब दिस इज अगेन, मैंने बताया था कि भाई हमको ये करना होगा कि वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। क्यों डिफरेंशिएट करना होगा? क्योंकि दोनों चीजों में लोग बोलेंगे सेम ही है, हालांकि मैंने एक बेसिक डिफरेंस बता दिया है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस बॉइलिंग इज कि यहां पर भी लिक्विड टू गैस हो रहा है, इधर भी लिक्विड टू गैस हो रहा है। ये पहला पॉइंट यही बता दे रहा हूं मैं सीधे यहां। लेकिन ये कब हो रहा है? एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ये कब हो रहा है? एट एनी टेम्परेचर। दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। So the conversion of liquid to gas at boiling point is called boiling. The conversion of liquid to gas at any temperature is called evaporation. ठीक है, आगे। अब यहां पर क्या होता है? Boiling is a bulk phenomena. Evaporation is a surface phenomena. What is bulk phenomenon and what is surface phenomena? जब हम किसी लिक्विड को बॉईल कर रहे होते हैं तो बॉइलिंग के केस में क्या होता है? तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पर कौन सा पार्टिकल एस्केप कर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इट कैन बी द सरफेस और इट कैन बी द लोअर पार्टिकल। एनी पार्टिकल कैन एस्केप एट द टाइम, बिकॉज बॉइलिंग में सबका टेम्परेचर अब सेम हो चुका है, सबकी एनर्जी अब सेम हो चुकी है। मान लो 100 डिग्री वाटर, तो हर एक पार्टिकल 100 डिग्री पे है। अब जब वो एस्केप होगा तो इट इज नॉट कि ऊपर का हो सकता है, नीचे का, कोई पार्टिकल एस्केप हो सकता है। सो इस प्रोसेस में सबके सब पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, पूरे बल्क के एक साथ वो इन्वॉल्व है। पर सरफेस फिनोमिना जो कहते हैं हम इसमें, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, इसलिए कहते हैं कि इस वाले में क्योंकि ऊपर के पार्टिकल्स ही एस्केप करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले ये पार्टिकल एस्केप होंगे, फिर जो अगला लेयर आएगा वो एस्केप होगा। तो इट इज ओनली द सरफेस पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व। सिर्फ सरफेस पार्टिकल्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं और वही यहां पर एस्केप कर रहे होते हैं। इस लिक्विड को गैस में मतलब बदल रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ सरफेस पार्टिकल्स एट अ टाइम इन्वॉल्व है, यहां पर पूरा बल्क का पार्टिकल। हेंस दिस इज अ बल्क फिनोमेना, दिस इज अ सरफेस फिनोमेना। एक आध पॉइंट डिफरेंस आई विल वांट कि आप लोग निकालो और क्या हो सकता है इनके बीच में। ठीक है, सो मेजर डिफरेंस तो है, यहाँ हीटिंग करनी पड़ रही है, विदाउट हीटिंग हो रहा है। यहाँ पर सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर सरफेस पार्टिकल्स इन्वॉल्व है। तो देखो अब यहाँ पर कमिंग टू वेरी क्लोज टू द लाइक अपना चैप्टर का एंड ही लगभग है। अब इसमें देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, राइट। तो जो हम कहते हैं फैक्टर्स, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इवेपोरेशन का रफ्तार डिपेंड करता है? तो पहला है यहां पर इस टेम्परेचर, सेकेंड है सरफेस एरिया, थर्ड है विंड स्पीड, और चौथा है ह्यूमिडिटी। तो ये वो चार फैक्टर है जिन पे इवेपोरेशन की स्पीड डिपेंड करती है। अब ना तुम मतलब एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। वैसे तो सरफेस एरिया का तुमको समझ में आ ही रहा है कि जितना पानी ज्यादा फैला होगा या कोई भी लिक्विड को तुम जितना स्प्रेड करके रखोगे, सिंस इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना,
उतना ज्यादा इवेपोरेशन तेज होगा। एक सिंपल एग्जांपल याद रखो, कपड़ों का सूखना। गीले कपड़े सूखते हैं तो कौन सी कंडीशन में ज्यादा जल्दी सूखते हैं? समर में जल्दी सूखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर समर में टेम्परेचर ज्यादा होना, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, जितना टेम्परेचर हाई रहेगा उतना वो एनर्जी फास्ट ले पाएगा, बराबर ना। तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इज हाई, बिकॉज एनर्जी मिलेगी तभी तो एस्केप करेगा। समर में कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, तुमको रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, यही है, क्या बोलते हैं उसको, कंपिटेंसी बेस्ड लॉजिक लगाओ यार। ठीक है, सरफेस एरिया, कपड़े को जितना फैला के सुखाएंगे उतना कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है, यानी इफ द सरफेस एरिया इज मोर, ऑफ कोर्स द particles involved at a time in case of evaporation is more, and of course the rate of evaporation will also be more. What about the wind speed? Wind speed जितनी ज्यादा होगी, हवा जितनी तेज चलेगी, कपड़े उतने जल्दी सूखेंगे। So if the wind speed is more, the rate of evaporation is also ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है सर? ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, है ना। सुना हो क्रिकेट में, मौसम की जानकारी में, नमी जिसको हम बोलते हैं। तो वाटर वेपर तो होता ही है वैसे, जितना ज्यादा वाटर वेपर का कंटेंट एयर में रहेगा उतना ह्यूमिडिटी हाई है। 95%, 98%, 99%, 91%। ह्यूमिडिटी, द वाटर कंटेंट, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी है मतलब उतना हवा भरा हुआ है, सैचुरेटेड ऑलरेडी, वो कोई और चीज लेने को तैयार नहीं है। तो अगर मैं कपड़े सुखा रहा हूं, अगर ऑलरेडी हवा में पहले से बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो क्या वो और कपड़ों का पानी लेगा? क्या वो और इवेपोरेशन करवाएगा? बोलेगा नहीं, रहने दे, बहुत भरा पड़ा है यहाँ पे। तो इफ द ह्यूमिडिटी इज ऑलरेडी मोर, कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। सो इफ द ह्यूमिडिटी is high, the rate of evaporation will be low. अब this is simple, ठीक है। rate of evaporation की जो factors है वो अपन देख लिया। आगे है why do we see drops on the bottle after removing from fridge? तो मान लो तुमने एकदम चिल्ड पानी, या ना एक दिन मान लो मतलब बर्फीला पानी का बॉटल तुमने फ्रीजर में रखा था और उसमें से निकाला, तो जब निकाला तो एकदम सूखा हुआ था उसका सरफेस, और जैसे ही निकाल के उसको बाहर रखा, थोड़ी देर बाद देख रहे हो धीरे धीरे करके उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आते जा रहे, राइट। तो वो ड्रॉपलेट्स कहां से आए हैं? क्या वो अंदर से आए हैं, पानी बाहर निकल के आ गया क्या, कि वो बाहर का ही कहीं से कुछ है? मैंने अभी बताया, जस्ट बताया था कि हवा में भी नमी होती है, और इसी नमी मतलब वही वाटर वेपर, यही वाटर वेपर जब कूल हो रहा है बॉटल की सराउंडिंग में, तो वो नमी है। तो जब वो कूल हो रहा है, बिकॉज ऑफ द बॉटल का चिलनेस, वो ठंडा होके कंडेंस हो रहा है। तो इट इज नॉट द अंदर का पानी कमिंग आउट, इट इज द बाहर का एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर विच इज गेटिंग चिल्ड, कूल्ड, एंड इट इज गेटिंग कंडेंस्ड टू लिक्विड, और उस पर चिपक जा रहा है, क्योंकि ठंडा भी उसी से हो रहा है, चिपकता जा रहा है वहां। सो इट इज बिकॉज ऑफ द सिंपल प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ये जो वाटर वेपर है, ये क्या हो रहा है, यहां पर कंडेंस हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अपनी ठंडी प्रदान कर रहा है ना। ये इसको क्या कर रहा है, कूल कर रहा है, और कूलिंग से क्या होती है, कूलिंग से होता है कंडेंसेशन, राइट। तो बाहर का पानी, बाहर का वाटर वेपर ही वो कंडेंस होकर उस पर चिपक रहा है। वाई डू वी वेयर समर में कॉटन क्लोथ्स? कॉटन के कपड़े हम जनरली समर में क्यों पहनते हैं? तो भाई बड़ी सिंपल साइंस है, काफी हद तक तुमने चीजें सीख लिया।
इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग वाला फैक्टर पता तो भाई कोई बात ही नहीं होगी। तो मान लो ये वो क्लॉथ है, अगर ये कोई ऐसा कपड़ा हो, मान लो प्लास्टिक पहना हो तुमने, तो क्या होगा, कोई इसमें पोर्स ही नहीं है यार। अब कॉटन क्लॉथ का क्या एडवांटेज होता है, कॉटन को क्लॉथ में पोर्स होते है ना, इट हैज पोर्स, इतने बड़े बड़े छेद से नहीं होते, पर उसमें काफी अच्छा वेंट होता है, वेंटिलेशन टाइप का होता है। ठीक है, अब मान लो कि तुमको स्वेट हुआ, तुमको स्वेट हुआ। अब ये स्वेट का मतलब क्या है, ये तो वाटर ही है, ये तो लिक्विड ही है, और ये इसके अंदर अपना बॉडी भी है, बॉडी पे ही स्वेट हुआ है यार, ये कनेक्टेड है। अब ये जो ड्रॉपलेट्स है, जो हमारे कपड़ों और हमारी बॉडी के बीच में स्वेट, जो पसीना हुआ है, वो क्या करेगा, पसीना भाई उसको एस्केप करना है। उसने यहां से क्या उठा लिया, उसने यहां से हीट उठा लिया। अगर ये कपड़ा प्लास्टिक का होता तो निकल ही नहीं पाता, वहीं पे पड़ा रह जाता, पर क्योंकि ये इसमें पोर्स है, यहां से वो आराम से एस्केप हो पाया। यानी जो पसीना बन रहा है बॉडी में, वो पसीना एस्केप हो पा रहा है थ्रू दोस क्लोथ्स, दोस पोर्स। और कॉटन के कपड़े में काफी अच्छा वो पोर्स होता है, नेचुरल पोर्स होता है, जिस वजह से वो बहुत इजीली स्वेट को एस्केप होने देता है, इवेपोरेट होने में हेल्प करता है। और इवेपोरेट जितना ज्यादा होगा उतना हमारी बॉडी से हीट जाएगा एंड वी विल फील कूल। ठीक है, याद रखना, इस स्वेटिंग सिस्टम ही क्यों बना हमारी बॉडी में, हमको ठंडा रखने के लिए, और उसके लिए जरूरी है कि वो इवेपोरेट करके बाहर जाए। कॉटन कपड़े उसमें हेल्प करते हैं उस प्रोसेस में। ठीक है, टेक्निकल वर्ड जो है आपको टेक्स्ट बुक में बहुत बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जस्ट गो एंड चेक, तुमको लाइंस लिखने को मिल जाएंगी उसमें। अर्थन पॉट कूल्स वाटर इनसाइड, हाउ। तो मान लो ये जो मटके का पानी है, या जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं, कैसे ये कूलिंग करते हैं, यहां भी अपन ने पढ़ लिया यार। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, राइट, वही फिनोमिना है, बस हमारा बॉडी की जगह वो अंदर का वाटर। तो मान लो इसके अंदर पानी है, और ये मटके या मटका है, मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा टाइनी होल्स है, टाइनी माइक्रोस्कोपिक होल्स, होल्स नहीं बोलूंगा, होल्स थोड़े बड़े जाते हैं, पोर्स। कॉटन वाले में भी, वो कपड़ों में भी पोर्स ही बोलना। अच्छा, तुमने देखा होगा मटके के ऊपर भी कॉटन के कपड़े ऐसे लगाए जाते हैं, इवेपोरेशन में हेल्प करता है। ठंडा पानी है ना, मतलब उसको क्या करते हैं, उस कपड़े को लपेट के फिर पानी डाल देते, थोड़ा उसको ठंडा रखने के लिए उसको। So बेसिकली होता क्या है कि अब इसमें भी जो पार्टिकल्स एस्केप होना चाहेगा, वो एस्केप होगा, और कहाँ की हीट को ले जाएगा, अंदर के ही हीट को वो कैरी करके, और वो एस्केप होगा। तो जैसे बॉडी को हमारे ठंडक मिल रही थी, वैसे ये अंदर का पानी भी ठंडक का शिकार होगा, और बेसिकली वो ठंडा होगा। हम तो चाहते हैं वही चीज। तो अर्थन पॉट्स अगेन दे हैव टाइनी पोर्स, and through those pores water droplets are escaping as a result of evaporation and hence taking away the heat from the मटके का पानी, राइट। तो इसी के साथ आज के समाचार, मजा आ रहा, अच्छा समाचार समाप्त हो गए वैसे, ठीक है, आज के समाचार समाप्त हुए। और अगेन मैं जैसे बता रहा हूं कि इसका जो नोट्स होगा वो आपको EduHab की ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है, और दैट इज ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो गाइज कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके बताना, और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी, लेट मी नो, उस हिसाब से अपन करते हैं। थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम। और बहुत जल्द अपन मेंटी के साथ भी आने वाले हैं, ठीक है, तो कुछ मेंटी टेस्ट भी अपने होते रहेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक पढ़ाई करो, एंजॉय करते रहो। चलो यार, बाय बाय।